ह्यूमन राइट्स। जस्ट नॉट होगा पूरे। सर ऐसे थोड़ी होता ब्रेक। नहीं, कैसे होता फिर? मेरा पर्पस कुछ नहीं था, मेरा पर्पस था आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बाहर निकालना, अब आप आ गए हो उससे बाहर। अच्छा, मेरा पर्पस था तेरी चॉकलेट है ना इसकी, हाँ, तो क्या लेना है, सैनिटाइजर, डिटॉल या सेवलॉन? भैया कोरोना वायरस है, ये दे दो। चॉकलेट ही खानी है उसको, उसमें निकला कोरोना वायरस। कोई बात नहीं, वो चलेगा। तो तुमको भी हो रही चॉकलेट, उसको मिलेगी, वो खाएगी। सर दोस्त की खुशी में खुश होना चाहिए, हम जलते नहीं हैं। मुझे लगा वो कह रहा है कि एक को मिलेगी तो सब में बटेगी। मैं आराम से बाद में दूंगा ना, सबको देनी पड़ेगी। हैं? ये किसने कहा था? सबको शेयर करेंगे। चलो आ जाओ। मैं तो यहाँ कहता हूँ सबको सेट हो जाएगा। चलो सर हाँ आधे घंटे में खत्म हैं? करो। आधे घंटे में कौन सा लॉजिक से खत्म होगी? मेरे पास कोई वो जादू की छड़ी तो है नहीं। एक में करा दो, कोई बात नहीं। हाँ बाबा पापा जल्दी करा दो मुझसे। ओह ठीक करो सर। फिर दूसरा टॉपिक भी कराना है मुझे। छोड़ूंगा तो आपको 1:30 बजे ही। नहीं सर, मैं 2 से 1:30 तक तो आ गया, टाइम में आता है तो 1 तक आ जाऊंगा, चिंता ना करो। सर हमारे आगे 3 घंटे की और क्लास है, ये 4 के अलावा। किस सब्जेक्ट की है? मैं आप जनरल एंट्री करने आती है आप लोगों को सबको? नहीं, 3 प्रिंसिपल होते हैं जनरल, रट रखे होंगे आप लोगों ने। कौन कौन से होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रट रखे आपने, ठीक है। चलो इधर आयो। आप जब एंट्रीज डालते हो बुक्स में कैश की और बैंक की, तो बैंक बुक बनाते हो? बैंक बुक बनाते हो जो अपने अपने अकाउंट्स में जो बनाते हो, अपने रिकॉर्ड में जो बनाते हो, उसको बैंक बुक बोलते हैं या कैश बुक बोलते हैं। जो बैंक आपको देता है उसको पासबुक। क्या बोलते हैं उसको? पासबुक। सिंपल, पता है ये बात तो आपको। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 बैलेंस दिए होंगे। एक तो दिया होगा बैलेंस एज पर कैश, एक दिया होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है। आपने तो रट रखा होगा किसको प्लस करते हैं किसको माइनस करते हैं। नहीं, मेरी मैम ने भी वैसे ही सिखाया था। ठीक है। एज पर आपने कैश बुक एग्जाम में दिया हुआ है, लेट्स सपोज हमें एज पर पासबुक निकालना है। अब पहले कैसे करा रहे हो? हां, मैंने पढ़ते पढ़ बोला तो था कि इसका बीएस करेंगे फिर हम रेक्टिफिकेशन फाइनल करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें पहुंचना है बैलेंस एज पर पासबुक। वो नीचे लिखते थे, ऐसे ही करते थे आप लोग क्वेश्चन। आज हम 11th क्लास पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 11th क्लास। अच्छा, एक चीज बताओ, हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, जाना है हमें पासबुक के बैलेंस पे, तो हमें किस बैलेंस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? किस में एडजस्टमेंट करनी है? कैश बुक के बैलेंस में एडजस्टमेंट करनी है। लेट्स सपोज ये एग्जांपल में दिया हुआ है 50,000 बैलेंस दिया हुआ है, हमें नीचे पहुंचना है। कैश बुक का बैलेंस 50,000 दिया। अब क्वेश्चन कहता है, एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जाम्पल देता हूँ हम लोग। आजकल तो कोई खास देर सीखते लोग उसको ऐसे देखने लगते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन में पॉइंट दिया, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर। ठीक है,
कौन बताएगा मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया तो क्या एंट्री की होगी? बैंक बैलेंस डिपॉजिट किया। हाँ, चेक को बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या एंट्री पास की होगी? चेक को एक मिनट सर, बैंक टू कैश इज नॉट करेक्ट आंसर। बैंक तो डेफिनेटली डेबिट होगा। हाँ, बैंक टू पार्टी। टू कैश तो तब होता है कैश डिपॉजिट करता, वो तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। क्या कर रहे हो? मैंने यही तो बोला चेक डिपॉजिट इन बैंक, तो क्या एंट्री बनी? बैंक टू पार्टी। हमने अपने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, बढ़ गया, लेकिन अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो क्या पासबुक में बढ़ा होगा? मैं लेफ्ट हैंडर हूं, तो जो जिसको फिक्स रखते हैं मैं उसको राइट हैंड में ले जाता हूं। आप लोग अपनी सुविधा से रख सकते हैं। कैश बुक का बैलेंस मैंने पहले में मान के चलता हूं दोनों बैलेंस बराबर है, हमें बराबर रखने हैं। चेक डिपॉजिट कर दिया तो मेरी कैश बुक में क्या होगा? बैलेंस बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। पासबुक में अभी नहीं आया तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा, उतना का उतना ही है। मुझे कैश बुक से पासबुक पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको कम करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? हम जो जिस पर पहुंचना है उसको फिक्स रखना होता है। जैसे कैश बुक में 50,000 बैलेंस है, हमारे को पासबुक तक जाना है। पासबुक को चेंज नहीं कर सकते, कैश बुक को ही चेंज कर सकते हैं। अच्छा। और आप लोग रटते थे ना ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो उल्टा करना है, कुछ नहीं रटना है, इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। कुछ भी दे रखा हो, बस ओवरड्राफ्ट दे रखा तो माइनस लगाना और कुछ नहीं करना, बस। कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, किसी के पास हो तो कोई क्वेश्चन दे दो। इस बुक में नहीं है, आपने कहा भैया क्वेश्चन दे रखे हैं। नहीं तो 11th की कोई बुक उठा लेता हूँ। मिला किसी को क्वेश्चन? सर 11th की बुक होगी टीएस गढ़वाल की। दिख नहीं रही ना मुझे। इस तरह अरे मैं निकाल देता हूँ, फोन पे निकाल देता हूँ, मिल जाएंगे। अच्छा चलो, मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कैश बुक, बस बंद कर दो अपने क्वेश्चन। इन क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इन कैश बुक फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इन कैश बुक फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। इसमें कैश बुक में डेबिट बैलेंस। आंसर दो। डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन समझ आ गया? इन कैश बुक फेवरेबल बैलेंस रिप्रेजेंट क्रेडिट डेबिट।
कैश बुक में जो बैलेंस होता है एसेट होती है कि लायबिलिटी होती है? Asset एसेट का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? Debit. डेबिट बैलेंस। सिंपल सी बात है। एसेट का तो फेवरेबल डेबिट होता है ना। इन पासबुक एडवर्स बैलेंस रिप्रेजेंट सिंपल। इफ क्वेश्चन में अगर दिया नहीं है, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है और बीआरएस बनाना होता है तो हम किस बैलेंस से किस बैलेंस की तरफ जाते हैं पता है आपको? कैश बुक से बैंक बुक, कैश बुक से पासबुक। करेक्ट आंसर। लिख लो एक नोट। इफ नोट गिवन इन क्वेश्चन क्या लिखवाया? If not given in question. Then we prepare BRS on the basis of cash book to passbook. अच्छा एक क्वेश्चन और, NSF marked on check, what does it mean? जो बेसिक क्वेश्चन है बीआरएस का वो तो आपको आते ही है, तो ये वाला क्वेश्चन NS सेकंड में लिख लेना। NSF marked on check means कौन बताएगा इसका मीनिंग? नहीं, वो तो क्रॉस चेक होते हैं। NSF marked on check, what does it mean? Not sufficient fund. Check dishonored due to not sufficient fund. Next question. All entries are cleared. सुनो लिखना नहीं है। All entries are clear. Then what may result in difference of balances? Options दूं? First, deposit in transit. Second, outstanding checks. Third, unpresented checks. Fourth, omission of bank charge. Omission of bank charges. गुड, आप लोग समझदार बच्चे हो। A check is issued but not yet presented is called. A check is issued but not yet presented is called. First, uncredited check. Second, outstanding check. Third, uncollected check. Fourth, bounce check. First, uncredited check. Second, outstanding check. Third, uncollected check, and fourth, bounce check. Uncredited check. Question सुनो. Check issued but not yet presented.
अनक्रेडिटेड होता है चेक डिपॉजिट बट नॉट गेट क्रेडिटेड, Outstanding. चेक इशूड बट नॉट गेट प्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग चेक। लिखना हो तो लिख लेना। When check is not paid by the bank, it is called क्या when check is not paid by the bank. It is called honor check, endorsed check, dishonored check, A and B both. A क्या है? Honor check, B endorsed check. Question क्या है? Check. When check is not paid by the bank, it is called Dishonor. Honor तो गलत। honor dishonor तीसरा Honor check, endorsed check, dishonored check, A and B both. endorsed check. हाँ बोलो बोलो बोलो। अभी एंडोर्स कर दिया, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। डिसऑनर्ड होता है प्रेजेंट होने के बाद, नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। डिसऑनर्ड तो बैंक की जब क्लियर कर देगा तभी होगा ना, या तो डिसऑनर्ड होगा या ऑनर्ड होगा, वो तो तब होगा। नहीं समझ में आया? ये क्या था? कौन सा था ये? ये था एंडोर्स चेक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। BRS is prepared by banker, auditor, registrar, accountant of the company. Accountant of the company. दो बहुत सारे हैं ना, अच्छा तो मिलेगी नहीं सबको। सर कोई 11th की बुक नहीं रखी यहाँ पे? DS करेगा। नजर नहीं आई, नजर कम दे दो, एक क्वेश्चन करा दूंगा ना, उससे क्लियर हो जाएगा। BRS है तुम्हारी इस बुक में? इसमें नहीं दिया हुआ सर, एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। कोई और पढ़ी होगी ना, ये नहीं है किसमें मिला? मैं दिख नहीं रहा। ये मेरी अकाउंटेंसी 12th की बड़ी है, उसमें होगा ना सर? डबल एंट्री। कंपनी इसमें भी नहीं है सर। नहीं है। 11th की प्रॉपर बुक होगी ना, उसमें मिलेगा सर। हाँ इसमें है। ये निकाली है या किसी की है? नहीं निकालिए सर। रख दूं? जी नहीं नहीं सर। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तुम्हें वो भेजा है मैंने नोट, उसमें वो हाँ तो सर को भेज दो ना। चलो इनको वही भेज देता हूँ, रिकंसिलेशन घर पे देख लेंगे। अच्छा आप लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ी होगी, किस किस ने पढ़ी है? सब नहीं पढ़ी है? पढ़ी तो है। क्या होती है ब्रांच अकाउंटिंग? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच अकाउंटिंग? कौन बताएगा? सॉरी
बोलो भाई। ये इनको ऐसा चाहिए होता है, अब समझ आया। डिफरेंस बिटवीन ब्रांच अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, तभी समझ आएगा क्या होती है। मीनिंग कौन बताएगा मेरे को ब्रांच अकाउंटिंग का, बोलो भाई। सर डिपार्टमेंट तो एक पर्टिकुलर उसके होते हैं, और ब्रांच मतलब मेरी मान लो कोई कंपनी है, तो उस मेरी कंपनी में मान लो फॉर एग्जांपल 6 डिपार्टमेंट्स हैं, तो जो मेरी ब्रांच होगी उसमें अलग और 6 डिपार्टमेंट्स होंगे। अच्छा सही बताया मैंने। दोबारा बोलो। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 6 डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैं एक और ब्रांच उसकी दूसरी जगह खोलूंगी तो वहाँ पे भी सेम और 6 डिपार्टमेंट्स में रखूंगी। अच्छा ब्रांच से दूसरी कंपनी का दूसरा एक पार्ट आगे, और डिपार्टमेंट तो ब्रांच के अंदर होंगे ना। और मैं डिपार्टमेंट तो पूछ ही नहीं रहा, मैं तो ब्रांच में नहीं पूछ रहा सर क्लास चैप्टर 12 है ये। मैं तो सिर्फ ब्रांच अकाउंट, ब्रांच का मीनिंग पूछ रहा हूँ, ब्रांच क्या होती है। सेम लाइन ऑफ बिजनेस की, सेम लाइन ऑफ बिजनेस की, पहला वर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं दूंगा सर क्वेश्चन है टीएस के लेवल का, किस चीज के? बीआरएस का अब तुमने शुरू कर दिया ना सर, नेक्स्ट क्लास में आओ। भेज देता हूँ। हाँ लेसन अब इधर सुनना। सेम लाइन ऑफ बिजनेस के एक्टिविटी का ज्योग्राफिकली बाइफर्केशन होना ब्रांच कहलाता है। वर्ड्स पे ध्यान देना दोबारा से। सेम लाइन ऑफ बिजनेस का ज्योग्राफिकली डिफरेंट होना ब्रांच अकाउंटिंग कहलाता है। यही होता था। यस और नो तो बोलो भाई। समझ आया? बहुत क्वेश्चन है ये। हाँ जी मैं इनको कह रहा हूँ बहुत क्वेश्चन है। समझ आया? डिपार्टमेंटल क्या होता है? मीनिंग, इधर मैं लिख रहा हूँ ब्रांच, इधर लिख रहा हूँ डिपार्टमेंट। अगर आज की क्लास पे आप मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दो तो मैं दोनों खत्म करा दूंगा। सर 3.5 घंटे की एक और क्लास है, मैं आपको 15 मिनट पहले के आप तो आधा घंटा आगे और मांग रहे हो। किसकी है? ललित सर 3.5 घंटे लेंगे वो। एक किसने बात करी थी? 1 से 3.5 तक की क्लास है। 2.5 घंटे तो है तो सर दिमाग में जाना नहीं, आपने चाहिए। 3.5 घंटे हो गए ना। 32 क्वेश्चन भेज दिए मैंने। हाँ जी, मीनिंग ब्रांच अकाउंटिंग का क्या मीनिंग बताया मैंने? ब्रांच का मीनिंग क्या बताया? सेम लाइन ऑफ बिजनेस having different location, having different geographical location. और चाहिए और भेज दूँ? डिपार्टमेंटल क्या होता है? एक ही बिजनेस के अलग-अलग डिपार्टमेंट। अच्छा, इसके बेसिस पे इसकी डेफिनेशन कौन बता सकता है? सेम लाइन ऑफ बिजनेस हैविंग डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये होता है ब्रांच अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल का मीनिंग कौन बताएगा? चॉकलेट मेरी तरफ से। चलो सर कितने दे हो गए? दो दे चुके हैं। वो दूसरी वाली इसमें आप सैनिटाइजर बोलो। दूसरी वाली एडजस्ट कर लूंगा ना उसमें। अच्छा वापस मिल जाएगी? मिल जाएगी। सेम लाइन ऑफ बिजनेस हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। गलत। सेम ब्रांच ऑफ बिजनेस हैविंग डिफरेंट। तुक्का मार रहे हो आप लोग। सर मेरी चॉकलेट वापस ऊपर पाओ। तुक्का मार रहे हो आप लोग। मैं लिखूं डिपार्टमेंटल। हेलो हाँ जी Separate activity under same line of business.
क्या हुआ? अच्छा लास्ट सब लोग खत्म हो गया मेरा बैकग्राउंड। फिर बचा क्या? यही बचा है बस, मैं ही लास्ट कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कौन पढ़ाता है? ज्योति मैम। हो ही जाएंगे बस, ये 2 ही बचे हैं ना। 31 मार्च तक खत्म करा लेना, वरना फिर मेरी क्लास 15 अप्रैल के बाद ही हो सकती है। सर आपको कितनी क्लासेस और चाहिए? 3 या 4 मैक्सिमम, कितने घंटे की होती है? यही 4 घंटे की। हाँ जी, ये क्या मतलब हुआ? सेपरेट एक्टिविटी अंडर सेम लाइन ऑफ बिजनेस। कौन बताएगा इसका मतलब? मैं बताऊं? लाइन ऑफ बिजनेस है प्रोडक्शन, लाइन ऑफ बिजनेस है, एग्जांपल ले लेते हैं टी मेकिंग। कौन सा? कितनी सारे बिजनेस होते हैं? लाइन ऑफ बिजनेस क्या हो गई? चाय का बागान। बिजनेस एक्टिविटी क्या क्या होंगी? लीव्स कलेक्ट करना, वॉशिंग सुखाना, उसको प्रोसेस करना, पैकिंग करना, मार्केटिंग करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना। 7-8 एक्टिविटी बताई। लाइन ऑफ बिजनेस एक ही है, लेकिन सबका एक्टिविटी अलग अलग है, सबकी एक्टिविटी अलग अलग है। इसीलिए हम हर डिपार्टमेंट की सेपरेट अकाउंटिंग करते हैं। क्यों की जाती है हर डिपार्टमेंट की सेपरेट अकाउंटिंग? कौन बताएगा? आज की डेट में इंसेंटिव्स परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। बोनस और इंसेंटिव क्या होते हैं? आपने कैसा परफॉर्म किया। वो कैसे पता लगेगा? आपके डिपार्टमेंट ने कैसा परफॉर्म किया। वो कैसा पता लगेगा? आपके डिपार्टमेंट ने कितना कमाया। वो कैसा पता लगेगा? उसके लिए क्या निकालना पड़ता है? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। क्या करते हैं उसके लिए? हम जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो सब डिपार्टमेंटल होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट, पहला पॉइंट हो गया मीनिंग, दूसरा एलोकेशन। क्या ब्रांच अकाउंट में कॉमन एक्सपेंडिचर की एलोकेशन जरूरत होती है? क्या ब्रांच अकाउंटिंग में कॉमन एक्सपेंसेस की एलोकेशन की जरूरत होती है? यस और नो? क्या नहीं आया? क्या ब्रांच अकाउंटिंग में कॉमन एक्सपेंसेस के एलोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है? कॉमन एक्सपेंसेस नहीं है, कॉमन मटेरियल हो सकता है, एक्सपेंसेस नहीं। यस और नो? नो। क्यों? सर अब जरूरी थोड़ा है कि जो अगर फॉर एग्जांपल मेरा बैंक है, इफ और उसकी मैंने दूसरी ब्रांच जरूरत है ना, उसकी उतनी ही बड़ी ब्रांच खोलूंगी। ऐसा नहीं है, रुको। क्योंकि ब्रांच अकाउंटिंग कब होती है? जब उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन डिफर होती है, तो कॉमन एक्सपेंडिचर होंगे ही नहीं। सर बात तो वही नहीं पड़ गई, एक चीज सोचने वाली बात है। सर ऐसे भी तो हो सकता है मेन हेड ऑफिस से सारे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, हेड ऑफिस से मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। दैट इज नॉट एलोकेशन, दैट इज एब्जॉर्प्शन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन और एब्जॉर्प्शन। ये मैंने बताया था आपको कॉस्टिंग की फर्स्ट क्लास में। दैट इज नॉट एलोकेशन। क्या होता है? हमने लाइटिंग के खर्चे किए, इस आइटम पे इतना लगा, इस आइटम पे इतना लगा, इस आइटम, दैट इज एलोकेशन। आप जो बता रहे हो ना मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो होता है एब्जॉर्प्शन। एलोकेशन तो होगा कि इस ब्रांच को इतना दिया, इस ब्रांच वो तो पर्टिकुलर ब्रांच को ही चला गया ना, दैट इज नॉट एलोकेशन, दैट इज नॉट एलोकेशन। एक ही फैक्ट्री है, एक ही प्रीमाइसेस है, उसका रेंट जाता है लेट सपोज 1 लाख, 4 कमरे हैं, चारों कमरों में अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट में कितना रेंट अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? 25,000 रुपए। नहीं समझे? तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना कहलाता है एलोकेशन। आपने हेड ऑफिस में कोई खर्चा किया, ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो कहता है एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। ब्रांच अकाउंटिंग में एलोकेशन नहीं होता, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में एलोकेशन
होता है। थर्ड पॉइंट, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। अच्छा, आपने पढ़ा होगा ब्रांच अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, रियल की नॉमिनल? कौन से होते हैं? नॉमिनल। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट, अच्छा आधा हिंट दे दिया। अब बताओ फाइनेंशियल ऑफ अकाउंट्स में क्या ब्रांच अकाउंट की कोई रेलेवेंस होती है? फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में ब्रांच अकाउंट की रेलेवेंस होती है नहीं होती? बोलो, हाँ बोलो, कौन बोल रहा था नहीं होती? नहीं होती। क्यों नहीं होती? सबका अलग अलग ब्रांचेस का मतलब रीजन क्यों नहीं होती? क्योंकि जब भी आप बुक्स बनाते हो, जितना हेड ऑफिस की बुक्स में बैलेंस होता है ब्रांच का, उतना ही बैलेंस होता है ब्रांच की बुक्स में, होता है ना? हेड ऑफिस में आता है ना बैलेंस इन ब्रांच ऑफिस, और ब्रांच की बुक्स में आता है बैलेंस इन हेड ऑफिस, आता है ना? एक जगह डेबिट होता है तो दूसरी जगह क्रेडिट होता है, एक जगह क्रेडिट होता है तो दूसरी जगह डेबिट होता है, ऐसे ही होता है। और सेम अमाउंट होती है, फाइनलाइजेशन अकाउंट में दोनों नलीफाई हो जाते हैं। पढ़ा होगा ये तो आपने, किसने नहीं पढ़ा ये बात? बोलो भाई, सबने पढ़ी थी। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस होता है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस होता है, सेम अमाउंट रिवर्स होते हैं। तो जब भी मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा तो उन दोनों का इफेक्ट कभी भी आपस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? इसीलिए इसका रेलेवेंस नहीं होता। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या करते हैं? हम तो हर डिपार्टमेंट का निकालते हैं, जब फाइनेंशियल क्या करते हैं? सिर्फ उनका कंसोलिडेशन, तो ये रेलेवेंट होते हैं। एक क्वेश्चन पूछूं, विच स्टेटमेंट इज रेलेवेंट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट? 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। अगर पूरी क्लास का आंसर ठीक हुआ, पूरी क्लास का आंसर ठीक हुआ तो आज ही पार्टी, सबका आंसर सेम होगा तभी ठीक होगा। पहले बात तो फर्स्ट पॉइंट ब्रांच अकाउंट, सेकंड पॉइंट डिपार्टमेंटल अकाउंट, थर्ड पॉइंट BRS, फोर्थ सेकंड एंड थर्ड बोर्ड। Which account is compulsorily required for finalization of accounts? Branch account, departmental account, BRS और second and third both? Which account is compulsorily required for finalization of account? Branch account, departmental account, BRS, सेकंड एंड थर्ड बोथ? सबका आंसर क्या है? आंसर सबका सेम होगा तभी सबका ठीक होगा। आंसर तो डिफर हो गया ना, फिर मैं तो बच गया पार्टी देने से। जल्दी से आंसर, मैं तो खुश हूं, 2 लोगों का आंसर आया था अलग अलग। यस, अच्छा आपकी हेल्प कर देता हूं मैं, ब्रांच काट दोगे? ये गलत आंसर है, इसलिए तो मैंने हेल्प कर दी आपकी।
अच्छा एक और हेल्प कर देता हूँ, ये भी गलत आंसर है। नहीं ना, वो नेगेटिव करें। लास्ट वाला नहीं हो सकता इसमें। वो अब बताओ सेकंड की फोर्थ। सेकंड सबका आंसर सेकंड है, जल्दी बोलो भाई। सबका सेकंड है, सबका आया काटा। विदाउट वीआरएस आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कैसे कर सकते हो? मैं बोल रही थी लेकिन सबके साथ डाला। पार्टी तो फिर भी नहीं मिलती। क्या कह रहे हो? पार्टी तो फिर भी नहीं मिलती। हाँ, अगर सभी आंसर देते तो पक्का मिलती। आप खुद सोचो, वीआरएस के बिना आप बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे फाइनल कर सकते हो? क्या कहते हो? बीआरएस बाद में भी तो बना सकते हैं। जब तक वीआरएस नहीं बनते बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल नहीं होते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने पढ़ा हो ना, कैश इन ट्रांजिट आता है एसेट्स में, चेक इन ट्रांजिट आता है एसेट्स में, आता है ना। कैसे लाते हैं वो? वीआरएस के थ्रू तो आते हैं। आपने बैलेंस शीट देखी है, कहीं दिखा है सर साइड में कैश इन ट्रांजिट या चेक इन ट्रांजिट? कभी देखा है? कभी आपने चेक इन ट्रांजिट नहीं देखा बैलेंस शीट में? देखा है ना? हाँ, मुझे लगा आप लोग तो मेरे भी कॉन्सेप्ट ला दोगे। इसीलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं एग्जाम में बनूंगा तो क्वेश्चन जरूर डालूंगा। क्वेश्चन समझ आ गया था? आंसर भी समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछो, चलूं आगे। दो मेथड होते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के। सर सस्पेंस अकाउंट से भी तो एडजस्ट कर सकता है अगर बीआरएस ना बनाओ। क्या चीज है? बीआरएस ना बनाओ सस्पेंस अकाउंट से। कभी बैलेंस शीट फाइनल होते हुए उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट जीरो होना चाहिए। कंपल्सरी। हाँ, हम जब ऑडिट करने जाते हैं ना, सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट को उठाते हैं, इसको जीरो करो पहले तो। सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है अभी आपको एंट्री समझ नहीं आ रही, फॉर द टाइमिंग डाल दी। फाइनल बैलेंस शीट में कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आता। सस्पेंस अकाउंट तो वो होता है भूल चुका वाला अकाउंट, कोई नहीं आ रहा समझ में, डाल दो फिलहाल के लिए, लेकिन उसको ठीक करना है। कोई दिक्कत? अच्छा, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं। क्या होते हैं? दो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। एक होता है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक होता है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। वैसे तो इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड दो बोलते हैं। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, आपके लिए खुशी की बात, नोट इन कोर्स। क्या? खुशी की बात, नोट इन कोर्स। बट बता देता हूं होते क्या है। इंटीग्रेटेड बुक्स अकाउंट होती है, सिंगल बुक्स बनाई जाती हैं, सभी डिपार्टमेंट उसमें फॉलो होते हैं, कॉलमनर फॉर्म में बनाई जाती है। किसमें बनाई जाती है? कॉलमनर। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं सर, कैश बुक बनाई, 3 डिपार्टमेंट है, डेबिट साइड में 4 कॉलम बना लिए, क्रेडिट साइड में 4 कॉलम बना लिए। डिपार्टमेंट ए बी सी टोटल, डिपार्टमेंट ए बी सी ठीक।
इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मोर कॉम्प्लेक्स होती है देन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सीधी सी बात है, तो सिंपल सी है, समझना मुश्किल है, थोड़ा खिचड़ी पक जाती है। हम पढ़ेंगे कौन सी? नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पढ़ी थी। कॉस्टिंग तो आपको शायद मैंने ही पढ़ाई है। यस सर। हंस क्यों लगा? कह रहे ना शायद कॉस्टिंग में आप पढ़ते थे रेंट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, बोलो कैसे? एरिया बेस। कैसे करते हैं? एरिया एरिया बेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को कैसे करते हैं? पर किलोवाट हुआ है। पर किलोवाट। लाइट एक्सपेंस को कैसे करते हैं? लाइट एक्सपेंस एरिया बेस। सब लिखवा रखे हैं, सेम टू सेम यहीं पर फॉलो होते हैं, सेम टू सेम यहां पर फॉलो होते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया, पहले बेसिक टर्म समझाऊं सारी फिर लिखूंगा। मैंने आपको बताया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है, क्या होता है? डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ठीक। अच्छा, इसमें एक दिक्कत है, ये आप लोगों ने पूछी नहीं, मुझे लगा पूछोगे। मैं आपको दिक्कत दिखाता हूं क्या आती है। सारा का सारा फायदा सेल्स डिपार्टमेंट वालों को मिल जाता है। आज खत्म कर दूंगा। अपने टाइम स्लॉट को कंप्लीट कर लूंगा। थोड़ा सा जल्दी आपने कहा था। मैंने 5 मिनट रिलैक्सेशन दी थी। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं 5 Try मिनट। my best. क्या कह रहे हो? आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं टाइम से 5 मिनट पहले खत्म कर लूं। एक काम कर देना ना, फिर आप पढ़ा लो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रोहित सर को बोल दो कि ललित सर हमसे हम 15 से 20 मिनट ब्रेक दें हमारे वो फिर आप रिक्वेस्ट करना ना, वो फिर आप वो दूसरे वाले सर को बोलना पड़ेगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो को। फिर आप 10 मिनट पहले छोड़, 10 मिनट सर से ले लेंगे हिसाब। आई विल ट्राई माय बेस्ट। हम जल्दी ट्राई करो सर। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, एक कंपनी में अभी मैं आपको वापस से चाय के बागान में ले चलता हूं, ठीक है। पहला क्या काम? लीव कलेक्शन। दूसरा वॉशिंग। तीसरा प्रोसेसिंग। चौथा पैकिंग। और पांचवा सेल। 5 डिपार्टमेंट। पहले वाले डिपार्टमेंट ने क्या किया? निकालिए। लेट्स सपोज 1000 रुपीज की लीव्स कलेक्ट की, उनको कलेक्ट करके किसको दे दिया? क्या बोला आपने? वॉश करने वाले को दे दिया। कितने में? 1010 रुपए। कैसे निकाला? सर आप लोग प्रॉफिट में जोड़ेगा ही वो 10 रुपए। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ऐसे प्रॉफिट करने लगे तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते तो कितने की पहुंच जाएगी? अच्छा, डिपार्टमेंट में थोड़ी कोई प्रॉफिट डालेगा। एक। अभी आपने ही बोला कितने की? 1000 की जाएगी। चलो मान ले 1000 की इसको, उसने फिर उसको प्रोसेस किया, अपने खर्चे वर्चे डाले, वो हो गई 1500 की, क्योंकि उसकी खर्चे तो उसी बढ़ लेंगे। उसने आगे अगले डिपार्टमेंट को किसको देगा? प्रोसेस यूनिट को। कितने की? 1500 की। 1500। चलो अब ये प्रोसेस वाला उसको प्रोसेस करेगा, मशीन के खर्चे सब कुछ डलेंगे, उसकी कॉस्ट हो गई 3000। वो पैकेज वाले को पैकेजिंग को कितने की देगा? 3000 की। आपकी बातें मानता जा रहा हूं मैं। अब पैकेजिंग वाले ने उसकी सबकी पैकिंग की, सब कुछ किया, कॉस्ट हो गई 3200 रुपए। वो सेल्स डिपार्टमेंट को कितने की देगा? 3200। सेल डिपार्टमेंट ने उसको बेच दिया 4000 का। कितने का प्रॉफिट कमाया? 800। किस डिपार्टमेंट ने कितने पैसे कमाए?
सेल्स वालों ने 800 कमाए, तो इंसेंटिव किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। कैसे? हाउ डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, प्रोपोर्शनेटली हो सकता है सर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? कॉस्ट, प्रॉब्लम समझ आ गई? इसकी कॉस्ट कितनी है? सब इन प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट हो गया ना। तो मैंने इतनी कॉस्ट इनकर करी इस चीज को बनाने में, तो जितना प्रॉफिट हुआ उसका प्रोपोर्शनेट हमने इस डिपार्टमेंट को अच्छा, दिया। अकाउंटिंग तो अभी हो रही है, आज बिकेगा तो भी 1 साल बाद। आज कैसे अकाउंटिंग करूं उसकी? फर्स्ट स्टेज पर हूं जब मैं डिपार्टमेंट के अकाउंट बना रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप जब अकाउंटिंग बात कर क्या अकाउंटिंग तो रियल टाइम चलती है, अकाउंटिंग तो रियल टाइम होती है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना भी जरूरी थोड़ा है फिर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब तक फिर एंड तक सेल नहीं हुई तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे क्लोज करूंगा? नहीं, गलत आंसर, गलत सर आंसर। जिसने जितना वो प्रॉफिट मतलब ऐड करा अपना उतना कैसे ऐड किया वही तो बोलो, कैसे निकालूं? सर जो चाय वाला था मतलब जिसने कलेक्ट कोई नहीं। हाँ बोलो। तो उसने 1500 की 1000 रुपए की थी। आगे फर्दर जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट गई वो 1500 की गई, तो वो 500 वो तो नेक्स्ट वो तो उसकी कॉस्ट थी ना 500 रुपए। तो प्रॉफिट थोड़ा ना प्रॉफिट। हाँ तो बस जितने कॉस्ट ऐड कर उस हिसाब से दे दो, यही तो बोल रहे हैं कि कॉस्ट। लेकिन आज की डेट में नहीं पता ना। तो एमआरपी तो फिक्स करते हैं सर। हाँ चलो एमआरपी फिक्स करते हैं, ठीक। एमआरपी फिक्स होता है और परसेंटेज फिक्स होता है, परसेंटेज। करेक्ट। चलो आपकी बात मान ली मैंने। मैं बनाता हूं अकाउंट फर्स्ट, जिसने परचेज की थी ली, उसका 2 परचेजेस इसने पहले परचेज करी, लेट सपोज 800 की, इसकी वेजेस हो गई 1000 की। तो आप कह रहे हो लेट सपोज कॉस्ट का 20% प्रॉफिट होता है, ये 200 हो गया। लेट सपोज कॉस्ट का 20% प्रॉफिट होता है, तो आप कह रहे हो ये सेल कर दे 2000 का 20% कितना हो गया? 400। 2400 की इसका प्रॉफिट कितना? 400। ऐसे ही कह रहे हो? मैंने अभी आपको बताया था डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर रियल अकाउंट। क्या ये सही पिक्चर दे रहा है? क्या कंपनी को 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया? है क्या बोला आपने? मैं भी आपकी लाइन पे आ जाता हूँ। रियल मतलब वास्तविक। आप लोग ऐसे आंसर देते हो ना? क्या बोला आपने? 2 घंटे के बाद ये सोचना बंद कर देते। गुड, अच्छी बात है। रियल तो नहीं दे रहा सर। क्या ये पिक्चर करेक्ट है? नो सर। तो क्या ऐसे प्रॉफिट दिखाना चाहिए 400 रुपए? हेलो हाँ ले लो ना, आ जाओ। कौन सी है? हाँ बोलो भाई, आंसर दो। नो सर। यस और नो। नो। तो क्या ये सही है? नो। आपका ये तरीका भी गलत हो गया। फिर एक और बांट दो ना। मैंने तो कहा नहीं, आप लोगों ने कहा ये गलत है तो मैं मान लिया आपकी बात ये गलत हो इक्वल गया। बांट दो ना फिर। क्या इक्वल बांटू? जितना मतलब आप कह रहे थे कि इक्वल चलो जितना प्रॉफिट हुआ है हर डिपार्टमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा कहिए। फिर तो डिपार्टमेंट अकाउंट की जरूरत ही क्या है? सबको इक्वल इंसेंटिव दे देंगे। जिसने जितनी अब मैं सुना, अब मेरी बात सुनो। चलो एक टर्म पढ़ी होगी आपने, स्टॉक रिजर्व। आप लोगों ने स्टॉक रिजर्व पढ़ा ही नहीं कहीं कभी भी? ब्रांच अकाउंट में पढ़ा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। पता नहीं वो क्या था, बस लिखते थे। पढ़ा होगा ब्रांच अकाउंट में जरूर स्टॉक रिजर्व वर्ड तो। तो लिखा होगा फिर वो भूल चुके हैं। अच्छा पहले एक टर्म समझाता हूँ आपको, स्टॉक रिजर्व क्या होती है। हेडिंग डालो स्टॉक रिजर्व। पहले मैं बताता हूँ ब्रांच अकाउंटिंग में याद दिलाता हूँ क्या होता था। रुक जाओ। जब आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर करते थे, सुनो भाई, इधर सुनो, बाद में लिखना। जब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर करते थे तो उस स्टॉक पर उस ब्रांच ने जो कमाया हम उसको बोलते थे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या बोलते थे?
उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का हम स्टॉक रिजर्व बनाते थे। क्या बनाते थे? स्टॉक रिजर्व। यहां पर भी वही, उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का क्या बनाते हैं? स्टॉक रिजर्व। अभी दिखा रहा हूं कैसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं आपको। प्रॉफिट नहीं लिखता। ये मेरा डिपार्टमेंट कौन सा था? डिपार्टमेंट 1 था। अब मैं डिपार्टमेंट 2 पर आता हूं। ये क्या लिखेगा? परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 कितने की? कितने की? 2400। इतने की लिखेगा ना? इतने की लिखेगा। इसके खर्चे हो गए लेट्स सपोज 600। आज 31 मार्च आ गई। अब मैं यहां स्टॉक कितने का लिखूं? 3000 करेक्ट। अब बताओ, क्या मेरे पास जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 3000 है? उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग तो हाँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा था हमने। 2 ही था ना शायद, गलत तो नहीं बोल रहा तो मैं? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी है 2 ही है ना। स्टॉक किस पे लेते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। हमारे यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी इंक्लूड हुई है अभी तक? फाइनेंशियल अकाउंट कंबाइंड होते हैं। कंपनी की कॉस्ट कितनी इंक्लूड हुई? 3। नहीं, मेरे हिसाब से तो 2600 इंक्लूड हुई है। हाँ, कॉस्ट तो इंक्लूड 2600 हुई है। तो स्टॉक कितना आना चाहिए था? 2600। 2600 कैसे सर? तो 400 ये और 2-3 खर्चा कितना किया कंपनी ने अभी तक? खर्चा तो सिर्फ ये है और ये है। इसके अलावा कोई और खर्चा है? अगर मैं स्टॉक को 3000 का दिखा दूं तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की वायलेशन कर दी। कर दी नहीं कर दी? क्या तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं? नहीं दिखा सकता। ईयर एंड आगे तो स्टॉक पे कितना दिखा सकता हूं? कितना? 2600। और फिर मैं क्या दिखाऊंगा? स्टॉक रिजर्व जो मेरा वो था वो यहाँ आ जाएगा। कितने से? 400 से। ठीक है। स्टॉक रिजर्व एक जगह डेबिट हो गया, एक जगह क्रेडिट हो गया। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो जीरो हो जाएगा। उसका प्रॉफिट बुक्ड है 400, उसका तो बुक्ड है। अगला साल शुरू हो गया फिर से। अब मैं आ गया 1 अप्रैल में। किस में आ गया? 1 अप्रैल में। डिपार्टमेंट 2 ही बना रहा हूं फिर से। नेक्स्ट 1 अप्रैल में मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ओपनिंग स्टॉक कितना लिखूंगा? 2600। कितना लिखूंगा? 2600। स्टॉक रिजर्व कितना लिखूंगा? 400। ठीक है। और कोई खर्चा नहीं हुआ मेरा। और कोई खर्चा, चलो लेट्स सपोज वेजेस और लग गए मेरे 1000 के। अब मैं इसको डिपार्टमेंट 3 को कितने में सेल करूंगा? सेल टू डिपार्टमेंट 3 4800। टू स्टॉक रिजर्व कितना? 800। अब स्टॉक रिजर्व का बैलेंस कितना होगा आज की डेट में? 1200 होगा। 400 ये वाला, 800 ये वाला। 400 इसका प्रॉफिट, उस 1200 में 800 इसका प्रॉफिट। अकाउंट भी मैचिंग कॉन्सेप्ट से मैच कर गए और हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट भी निकल गया। आपकी कॉस्ट भी, आपकी स्टॉक भी ठीक वैल्यू पे आ गया। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग यही है। नहीं समझ आया? हेडिंग डालो स्टॉक रिजर्व।
लिखो, अंडर द डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग द मेन पर्पस इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. The main purpose is Determination of profit oblique loss of particular department. क्या लिख रहे थे? Determination of profit and loss of particular department. And therefore the same is calculated on the basis of actual cost or transfer price. on the basis of actual एक्चुअल कॉस्ट एंड ट्रांसफर प्राइस. अच्छा, एक एग्जांपल तो आप लोगों को निकालोगे. स्टॉक रिजर्व वैल्यू. गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी एट ए प्राइस ऑफ 25% अबव द कॉस्ट. इफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी इज 60,000, what will be the amount of stock reserve? बस क्वेश्चन खत्म. Goods are transferred from department A to department B at a price of 25% above the cost. If the closing stock of department B is 60,000, ये 3,000 की जगह यहाँ इसलिए ये बता दिया 60,000 बन रहा था. जैसे यहाँ पे ये 3,000 बता रहा था ना मैं, ये 60,000 बन रहा है. अब बताओ. चलो, एक आंसर आया 12,000. किसी का आंसर कोई और? दूसरा आंसर 20,000. किसी का आंसर कोई और? सर्चिंग फॉर द आंसर्स, सर्चिंग फॉर द करेक्ट आंसर. हो सकता है इसमें ठीक हो, मैं तो बोल रहा हूं सर्चिंग फॉर द करेक्ट आंसर. एनीवन एल्स? मैं चॉकलेट अनाउंस करने वाला था, अभी नहीं कर रहा हूं. एनीवन एल्स? बोलो भाई, बाकी 2 ही आंसर आए अभी तक. 8 लोग बैठे हैं, 9 लोग. मतलब अभी तक की जितनी देर से रामायण सुन रहा था समझ ही नहीं आई. बोलो बोलो, निकालो. सिंपल बनिया बुद्धि लगानी और कुछ नहीं है. हिंट भी दे रहा हूं, जैसे ये 3,000 लिखा था ना, यही इसकी जगह 60,000 दे रखा है वो. स्टॉक रिजर्व की क्या परसेंटेज थी? 25% अबव द कॉस्ट. कितना आ रहा है? 20,000. 2 लोगों को 20,000 हो गया. प्लस के हिसाब से निकालना और कोई बताओ भाई, और कोई? मैंने वो नहीं करा. और कोई बताओ आंसर. अब आगे आप बताओ. 3 लोगों का अभी तक भी, बाकी निकाल ही नहीं रहे. $12,000 इज करेक्ट आंसर. क्या कह रहे मैंने हो? सर 2 आंसर निकाले थे. एक मैंने 1.25 और एक 0.7 तो मैं दोनों में कंफ्यूज थी. मेरे अच्छा. 2 आंसर आए थे. क्वेश्चन समझो दोबारा से. मैंने क्या बताया? इसकी वैल्यू दे रखी है 60,000. वो कहता है कॉस्ट का 25%, मींस इसके अंदर
दोनों पार्ट जुड़े हैं। 30,000 के दो पार्ट हैं। 60,000 थी, 30,000 थी, 60,000 थी ना, उसके दो पार्ट हैं, एक 100 और एक 25। इसका 25 है ना, हाँ जी, तो कैसे करूंगा? एक्स मान इंटू 25 डिवाइड बाय 125। एक्स मान के करो, छोटे बच्चों की तरह करना है तो। मेरे दो आंसर आते, मैंने पहले वो पार्ट में आके मैंने अलग कर लिया था, वो गलत था। अगर मैंने बोला हो तो 25% ऑफ सेल प्राइस, तब आपका आंसर तब भी कितना होता? 60,000 का 25% 15,000 होता, तब भी 20,000 कैसे निकाला ये? मैं यही तो कह रही हूँ, मैंने 1.5 मैंने दो करे, एक 1.1 एक 0.75 से, तो वो इसलिए गलत हो गया मेरा। वो 12 वाला ठीक था, ये गलत था। किसी को कोई डाउट इसमें? ये कंफ्यूज हो गया, इसको बताओ। बोलो। टोटल स्टॉक की वैल्यू 60,000 है, जो कि सेल प्राइस पर है, ऐसे समझो, है ना? जो कि मतलब 60,000 को मुझे अगले डिपार्टमेंट को देना है, लेकिन अब आ गया साल का एंड, तो मुझे स्टॉक रिजर्व बनाना है। वो कहता है जो मैं अगले साल अगले को ट्रांसफर करता हूं, अपने कॉस्ट के 25% ऐड करके करता हूं। लेट सपोज एक्स कॉस्ट है, तो एक्स प्लस एक्स का 25% दोनों मिला के 60,000 है। इसको सॉल्व करो। 1.25x ऐसे ही करते थे। कितना आएगा? 480। कितना आएगा? बोलो कितना आ रहा है? 480। कॉस्ट कितनी हो गई? 48,000। कॉस्ट कितनी हो गई? 48,000। तो प्रॉफिट रिजर्व कितना हो गया? इसका 25%, 12,000। क्यों नहीं आएगा बताओ? और कैसे किया था आपने? ऐसे क्या था? हाँ, मेरी कैलकुलेशन है थी। उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक। बस आगे से आपने 0.25 लिख दिया, मैंने 1/4 लिख दिया। हाँ, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक थी आपकी। समझ आया नहीं आया ये? किसी को कोई भी डाउट? ऐसा क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर क्या कर सकते हैं? अब कर सकते हो एक और क्वेश्चन तो दे दो, करो फटाफट से। हैं? क्या बोला आपने? हाँ, थोड़ा सा तो चेंज करके ही दूंगा ना। गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी at a price of 25% of above sale, above 25% of cost price, 25% above sale या cost price? 25% above the cost price. The actual expense incurred by department A are 40,000 and total cost incurred by department B is 1 lakh. Find out stock reserve of both the departments. I hope ये ठीक हो आप लोगों का। क्वेश्चन को टफ करते करते हुए मैंने सिंपल कर दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। इतना भी सिंपल नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। अगर यहां से एग्जाम में पूछेगा तो आपसे स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए ही पूछेगा। इस कॉन्सेप्ट में जान ही है कि ये स्टॉक रिजर्व है बस। 10,000 मेरे को भी निकालना पड़ेगा। देखो मैंने क्वेश्चन खुद से ड्राफ्ट किया है इसलिए। डिपार्टमेंट ए का तो 10,000 दे रखा है। ए का 10,000 और बी का 25,000 25,000। देखो सीधी साधे मुझे भी सॉल्व करना है, मैं फिर कभी बता दूंगा। सेकंड का और कोई आंसर किसी का? ए का तो 10,000, ए का 10,000, बी का नहीं सर, बी का गलत
अच्छा बताओ क्या रहा है आपका बी का? मैंने आंसर निकाल लिया। मैंने क्या क्या बताए थे आपको? टोटल कॉस्ट ए की कितनी बताइए डिपार्टमेंट है 40 और बी की 1 लाख। अच्छा अच्छा और ए का वो क्या होता है 25% ऑफ द कॉस्ट है ना। चलो आंसर बताओ। मैंने आंसर निकाल लिया। 375 दूसरा आंसर आया सर बी का वो 25% काट क्या रखूं? 375 आप कह रहे हो ये गलत है। और कोई आंसर बताओ। ए का सबका निकल गया। ए का कितना आया सबका? ए की कॉस्ट कितनी है? डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कितनी है? उसका कितना मार्जिन है ऑफ दी कॉस्ट? 40,000 पर 25% कितना आया? 10,000। बस ए का तो बहुत सिंपल था। ए का तो बहुत सिंपल था निकालना। 40,000 का 25%। मेन निकालना तो बी का है। और कोई आंसर किसी का? ए तो चलो 10,000 करेक्ट मैंने बता दिया। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो तो ऑप्शन में दोनों देगा ना। वो ऐसे ही देगा चार ऑप्शन में ए का तो 10,000 ही होगा क्योंकि ए का निकालना तो बहुत ही सिंपल था। मेन कहानी तो बी की है। आपका ना कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होता है, मैंने देखा क्या ज्यादातर। और कोई आंसर? निकाला नहीं है? निकाल नहीं रहे? एक आंसर है 20,000। एनीवन एल्स? क्रॉस करने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा एक और हिंट दूं आप लोगों को। इसमें करेक्ट आंसर आ चुका है। ऐसा नहीं, इतना भी हिंट नहीं दूंगा। मैंने कहा बस ये बता रहा हूं इसमें करेक्ट आंसर आ चुका है। मेरा 37500 आ रहा है। 37500 दो लोगों का हो गया। दो ही लोगों ने आंसर दिया अभी तक। बोलो भाई बोलो भाई फटाफट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? ये कौन से फिगर निकाली आपने? 50,000 माइनस 12,500। अरे कुछ नहीं सर, मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ ना। अच्छा आप मेरे को लेना मत। आपका ये निकला नहीं निकालो। अच्छा आपका निकाला नहीं अभी? निकालो। आपका इतनी लंबी चौड़ी तो कैलकुलेशन भी नहीं है। कोई नहीं, जितना भी अपने हिसाब से जो आंसर आता है वो बताओ। अभी गलत करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि गलत करोगे तो समझ में आएगा गलती कहां कर रहे हो। अब आंसर ही नहीं निकालोगे तो अलग बात है। चॉकलेट मिलेगी? हैं? चॉकलेट मिलेगी? चलो दे दूंगा, आप लोग क्या करोगे? जो करेक्ट आंसर देगा तो मेरा डिपार्टमेंट ए का 10,000, डिपार्टमेंट बी का 37,500। आज आप लोगों ने नुकसान करा होगा। आपका आंसर क्या था? 37,500 तीन लोगों का मेरा भी यही है। 5 लोगों का। शाबाश। आपका? आपने भी निकाला नहीं, मैं कराता हूँ। आपने कटवा दिया था वो आंसर। कराऊंगा अब कैसे? पहले डिपार्टमेंट ए बनाता हूँ। कॉस्ट कितनी थी इसकी? 40,000। सुनो अभी इसने बीए कितने का स्टॉक रिजर्व बनाएगा? 25% इसका कितना हो गया? 10,000। टोटल कितना हो गया इसका सेल? सेल टू डिपार्टमेंट 2 कितना? 50,000। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब डिपार्टमेंट 2 पर आ जाओ। परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट ए कितना आएगा? 50,000।
इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,50,000। तो ये हो गई अदर कॉस्ट। कितनी हो गई? 50,000 अदर कॉस्ट। 50,000। आप यहां गलती कर गए। पूरी 1,00,000 मैंने 1,00,000 टोटल कॉस्ट बोली थी, नहीं बोली थी? आपने पहले तो ठीक निकाला था। पहले कैसे निकाला आपने? 1,00,000 मैंने पहले से 1,00,000। हाँ, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो 1,00,000 ही है ना उसकी। उसका स्टॉक रिजर्व मिलाकर 1,00,000 है। नहीं समझ आया? अब इसका स्टॉक रिजर्व किस पे बनेगा? 1,00,000 कितना? 25। इसका 2 डिपार्टमेंट 3 कितना हो जाएगा? 1,00,000। मेरी चॉकलेट बच गई। आपको तभी समझ जाना चाहिए जब मैंने चॉकलेट के लिए हाँ किया था। 2 हिंट दिए थे, मैंने ये भी कहा था इसमें आंसर करेक्ट आ गया। किसी को कोई डाउट इसमें? आगे चलो। अच्छा, सिंपल है। अच्छा, स्टॉक रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन देने पड़ेंगे। यस सर। Profit of all departments. Profit to be recognized unrealized profit, all of the above. Who will give the correct answer? ऐसे लग रहा है चारों ही ठीक है। ऑप्शन सी। हाँ सही है। ऑप्शन सी। और कोई आंसर किसी का? ऐसा ही नहीं लग रहा चारों ठीक है? मुझे तो पर्सनली तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसा तो लगता रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। ऐसा तो लगता रहता है। क्या डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट नहीं होता स्टॉक रिजर्व है? क्या क्या बोलो बोलो। हम लोग डिपार्टमेंट्स का ही तो प्रॉफिट है। सम ऑफ, इसको चेंज कर देता हूं ना फिर आपके लिए। सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। अब बता दो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन तो समझ आ गया? स्टॉक रिजर्व का मीनिंग क्या है इन चारों में से? ये भी टेस्ट में देने वाले क्वेश्चन है, यही पूछ लेता हूं आप लोगों से, फिर टेस्ट में दूंगा, फिर गलत करोगे। मेरे को आज टेस्ट आ रहा था, मैं लानी भाई नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा टेस्ट का। सीएस का करेक्ट आंसर इज सही है। मैं रियलाइज कर तो चॉकलेट रखते हैं आप। हाँ सही और है। ठीक कंफ्यूजन होता होता है। है। मैंने पहली फर्स्ट क्यों नहीं? सर सारे डिपार्टमेंट्स का करना नहीं होता सारे डिपार्टमेंट्स का। किसका नहीं होता? लास्ट वाले डिपार्टमेंट का नहीं होता। प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज नहीं होता क्योंकि प्रॉफिट तो रिकॉग्नाइज हो ही चुका। ठीक है, सिंपल। चलूं आगे, एक क्वेश्चन और पूछूंगा। क्या 10 मिनट लूंगा बस। अब आपको अंडरलाइज प्रॉफिट निकालना आ गया। एक होमवर्क दूं, इसका ना बुक आप एक जना फोटो खींच के डाल लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 15.6 है। सॉल्यूशन का मत डालना, सिर्फ क्वेश्चन का।
हाँ डाल दो, डाल। आज का लास्ट पार्ट कौन सा लाना है? क्वेश्चन नंबर 1 2 सबको करके लाना है नेक्स्ट क्लास में। आज का लास्ट टॉपिक 5 से 7 मिनट क्या कह रहे हो? टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, हैंड में डालो टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट। कौन कौन से? तो ये एक में बता दो, दूसरा बता देना। इंडिपेंडेंट, कितने समझदार हो आप लोग। इसको बोलते संगति का असर पड़ता है। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट वो होते हैं जो कि डिपेंडेंट नहीं होते, और डिपेंडेंट वो होते हैं जिनका वर्क किसी और डिपार्टमेंट के आउटकम पर डिपेंड करता है। सर फिर तो सारे डिपार्टमेंट डिपेंडेंट होते हैं वैसे तो। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? बोलो बोलो, कौन सा बोलो बोलो। इंटेंजिबल कहां से आ गया? कुछ दिन से ही पता है। आई अंडरस्टैंड, आपको 5 मिनट रेस्ट की जरूरत है। बोलो भाई। है जब तक परचेज डिपार्टमेंट उसको परचेज ला करके नहीं देगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? ठंडन गोपाल मैं एग्जांपल दूं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सर अगर कुछ होगा ही नहीं तो फिर अकाउंटिंग तो होगी, सैलरी तो तब भी देनी है। बस सामान बिके ना बिके, एक जगह प्रोडक्शन हो ना हो। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पे तो डिपेंड है। हाँ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या है? जिसमें एक का आउटकम दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तभी काम कर सकता है जब किसी वाला, सेल डिपार्टमेंट तभी कर सकता है जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको आइटम दे। हाँ बोलो भाई, नहीं समझ में आया? आप बताओ ना, फटाफट बता दे। मैं तो बता दिया, मेरे तरफ से हो गया। सर अकाउंट्स डिपार्टमेंट सैलरी मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट पे तो डिपेंड करेगा, वो सैलरी देगा तो किस पर डिपेंड करेगा? पर्सनल डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट। सैलरी देने का पर्सनल, उसका काम है सैलरी रिकॉग्नाइज करना। अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको तो अपने कुछ भी काम नहीं हुआ चाहे जीरो के बनाए, उसको तो फाइनल अकाउंट बनाना ही बनाना है ना अपना। नहीं समझे? अकाउंट्स डिपार्टमेंट कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट। अच्छा नोट डालो अब। स्टॉक रिजर्व्स आर नॉट कैलकुलेटेड फॉर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। Stock is also not calculated for। अच्छा इट मींस इन लोगों को इंसेंटिव कैसे मिलता है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स को? At the end of the हाँ इनको हमेशा ही प्रोपोर्शन देते हैं। तीस इनको हम वो बोलते हैं सपोर्टिंग सेंटर्स। क्या बोला जाता है? सपोर्टिंग सेंटर्स। दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, कभी भी स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए आए और अकाउंट्स डिपार्टमेंट दिया हो सेपरेटली या लिखा हो दीज डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, तो उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर स्टॉक रिजर्व कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। मान लो एक एग्जांपल दिया है, उसमें लिखा है डिपार्टमेंट 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4 जाता है, और एक डिपार्टमेंट 5 भी है जो कि सबको सपोर्ट सर्विसेज देता है।
कैलकुलेट करना है डिपार्टमेंट 5 का स्टॉक रिजर्व, कितना निकालोगे? 0। कितना आएगा? करेक्ट आंसर विल बी 0। क्यों? इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट को कभी भी स्टॉक रिजर्व नहीं निकालते। आप लोग ये क्वेश्चन करके आओगे? अगर आपने ये क्वेश्चन करेक्ट कर लिया सबने तो आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग खत्म। इतना ही है। मेन पार्ट इसके अंदर होता है स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना, बस।